आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मोहम्मद मौजूद हूँ समाचार यात्रा पर। आज सज्जाद के सितारे का एक और एपिसोड लेकर। आज सज्जाद के सितारे में हम मिलवाने वाले हैं आपको एक सितारे से जिनका नाम है गजानन भाऊ शिरसाट। तो आइए मिलते हैं गजानन भाऊ शिरसाट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और बात यह है दोस्तों कि गजानन भाऊ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिस वजह से हम थोड़ी सी बातें उनसे अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में करते रहेंगे। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गजानन भाऊ शिरसाट आज जिस मकाम पर है वहाँ तक वो कैसे पहुँचे, क्या संघर्ष रहा, और उनके ज़िंदगी के कुछ अनसुने अनजाने पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो सर, स्वागत है फिर से एक बार आपका। और हम सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं वो इस बात से कि आपकी बचपन की कोई ऐसी याद जो आप प्राथमिक जब शिक्षा हासिल कर रहे थे, अब स्कूल के ज़माने से, वहाँ से हम जानना चाहते हैं। जब मैं कुछ स्कूल में था, 10th में जस्ट पास हुआ था और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा था। हमारे गांव से कुछ एक 60 किलोमीटर के मामा का गाँव था, खामगांव, जहाँ मैं अकोला जिला में बेलखेड़ करता था। तो सिर्फ एक भाड़े की वजह से, मेरे पास भाड़ा नहीं था, इसकी वजह से मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जा नहीं पाया, एडमिशन ले नहीं पाया। उसी के बाद जब 12वीं में पास हुआ तो अमरावती में हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज था। उस वक्त 50 रुपीज़ सिर्फ भाड़े के लिए चाहिए थे। 50 रुपये हमने गाँव में बहुत लोगों से मांगने की कोशिश की, नहीं मिले, क्योंकि सारे के सारे लोगों का हालत शायद ख़राब हो सकता है। उस 50 रुपये की वजह से भी मैं मेडिकल में नहीं जा पाया, BAMS नहीं कर पाया। लास्टली मैंने फिर BSc के लिए गया और इन बिटवीन फिर भारत बहुजन महासंघ हमारे अच्छा चलता है अकोला डिस्ट्रिक्ट में, उसमें विद्यार्थी विंग में ज्वाइन हो गए, वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वैसा तो 7वीं 8वीं में तभी से काम शुरू करते थे विद्यार्थी विंग से। कॉलेज जाने में ज़्यादा काम शुरू हुआ, फिर वहाँ से खामगांव कॉलेज गए। ये सब करते करते हमने सोचा था कि भाई मैं UPSC करूँ, नहीं यहाँ हुआ तो UPSC कर कोई अच्छा ऑफिसर बनूँ। लेकिन कुछ तो ऐसे कुछ जहाँ से मुझे कुछ कमांड का एक पोजीशन मिले, जहाँ से मैं अपने अच्छे कामों के लिए किसी से करवा के लूँ, मैं नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। UPSC इतना आसान नहीं था, ग्रेजुएशन भी इतना आसान नहीं था, गरीबी की हालत बहुत ख़राब थी। और मैं जब घर में फ़ोन किया, कुछ 150 रुपये हमको मिलते थे एक महीना खर्चा करने के लिए। जब फीस आने के बाद मुझे पता चला कि वो फीस माँ को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रखी थी पापा ने, लेकिन वो नहीं लेके गए क्योंकि माँ ने बोला कि मेरा बेटा पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद मैं हॉस्पिटल करूँगा। ऐसी कंडीशन में किसी भी गरीब विद्यार्थियों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी आप किताबों में पढ़ने जाते हो तो किताबों में आपको आपकी माँ का चेहरा दिखता है, आपके बाप का चेहरा दिखता है कि वो किस तरीके से कष्ट कर रहे हैं, किस तरह की माँ बीमार है। तो कोई भी बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। इस पोजीशन से ऊपर उठने के लिए मैं उसी को बोला था कि हम ऐसा परिवर्तन करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी को इस तरह की समस्याओं से झूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होगा या उनसे झूलने का वक्त नहीं आ पाएगा। कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं मुंबई आया तो मैं देखा कि मुंबई आने के लिए भी कई सारे लोगों से मैंने बात किया था कि मुंबई मुझे लेके जाओ, मुझे काम करना है, वहाँ पर कुछ काम करके मुझे घर में भेजना है। कोई भी गाँव वाला किसी को भी मुंबई लाने को तैयार नहीं था। जब मैं यहाँ किसी तरह पहुँच गया तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि क्यों तैयार नहीं थे। क्योंकि हर कोई रिश्तेदार, हर कोई दोस्त हो या कोई भी हो, सारे 8 बाय 8 की झोपड़ी में रहते हैं। जब उनका ही संसार उनको वहाँ से ठीक से नहीं कर पाते हैं तो बाहर के किसी आदमी बुला के वहाँ कैसे सुलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, तो उनके लिए काम के लिए कौन ढूंढेगा। ये हालत मुंबई में है। हमारे गाँव में बड़े बड़े घर होते हैं तो कुछ पता ही चलता था, फिर पता चला कि लोग क्यों नहीं लाते हैं। वो तो मैं आ गया, यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। काम शुरू करने के बाद भारत बहुजन महासंघ में था ही, यहाँ पर भी वही किया। 5-6 साल करने के बाद फिर पता चला कि नहीं, सिर्फ राजनीति करके नहीं चलेगा, तो हमें सामाजिक में उतरना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक के ही बहुत सारे सवाल होते हैं। आज भी मैं जिस कमेटी से आता हूँ, उस बुद्धिस्ट कमेटी में कई सारे 90% हमारे कार्यकर्ता या लोग हैं जो आज भी मुंबई शहर में झोपड़पट्टी में रहते हैं। उससे भी गई मुझे बात है कि झोपड़पट्टी में भी वो भाड़े से रहते हैं। मुंबई जैसे शहर में 15-15 हज़ार रुपये का भाड़ा, 8-8 हज़ार रुपये भाड़ा भरते हैं। टैक्सियाँ चलाते हैं, वो भी भाड़े की टैक्सी होती है। रिक्शा चलाते हैं, वो भी भाड़े के रिक्शा होते हैं।
टैक्सी का खर्चा नियर अबाउट 700-800 रुपये रोज़ होता है। यानी कि कम से कम वो 21,000 रुपये टैक्सी का पे करते हैं, 8-9 हज़ार रुपये घर का पे करते हैं, 30,000 रुपये वो पे करते हैं। इससे बाहर निकलने के हमने सोचा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। तब मैं भारी बोझ वहाँ से बाहर निकला। इस समाज में खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ तक कि हमारे ट्रस्ट हो, इस समाज की जो भी ये चीज़ें लगती है, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, ट्रस्ट हो, जिनके भी उद्योग हो, ये समाज स्वावलंबी होता है। और जो समाज स्वावलंबी होता है वही समाज स्वाभिमानी होता है। हम अगर किसी के यहाँ पे काम करते हैं, वो कुछ और को जय श्री कृष्ण कहता है तो मैं उसको जय भीम कह दूँ तो 2 कानी खींच के भगा देगा काम से। कल मेरा जॉब चला जाएगा तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। भले ही वो नहीं कहना चाहिए, बात अलग है, लेकिन हम स्वाभिमानी नहीं बन सकते हैं जब तक स्वावलंबी नहीं है। दूसरी बात, हमारा समाज जो है, जो भी SC ST OBC जो भी है, जो गरीब लोग हैं, मैं गांव में रह चुका हूँ, OBC समाज भी बहुत गरीब है। मैं गांव में काम करता था तो मैं देखता था कि जो हमारी OBC महिलाएं थी, लिटरली उनका जो लुगड़ा होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, साड़ी जो होती है वो फटी हुई रहती है, ब्लाउज फटा हुआ रहता है। 30-40 रुपये रोज से बेचारे लड़कियाँ लेडीज काम करते हैं। इतना होने के बावजूद भी उनमें एक कट्टरतावाद है कि वो जाति बड़ी कट्टर होती है। आज भी OBC ग्रामीण विभाग में जाति को बड़े कट्टर से कट्टरतावाद पाला जाता है। कि मुझे अच्छा खासा याद है, आपने थोड़ा सा अभी कहा कि बचपन का बताओ, कि बचपन जातिवाद के 2-4 एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। कि जब मैं हमारे टीचर थे, उनके पेरनी रहती है, मराठी में पेरनी बोलती जो पेरते हैं, तब मैं गया था तो उनका स्टूडेंट था मैं, इसलिए मैं उनके घर से, हमारे यहाँ पर जब भी पेरनी करते हैं तो दोपहर का खाना जो खेती का मालक होता है वो खिलाता है सारे मजदूरों को। तो मैं स्टूडेंट था तो मैं उनके घर पे जाके वो सब खाना लेके आया था। मैं बुद्धिस्ट हूँ, गाँव के नज़रों में SC हूँ। जो भी लोग कामगार थे, भले वो कामगार थे, बहुत गरीब थे, लेकिन मैंने वो खाना लाया इसलिए खाना नहीं खा रहे थे। जब उनको पूछा गया, हमारे सर ने पूछा भाई क्यों नहीं खाना खा रहे हो भाई, गरम गरम खाना लाया है, बोलते नहीं उसका हाथ लगा है तो वो अभी खाना नहीं खा सकते। भले ये बात बहुत पुरानी है, 86 की बात है, पर अभी भी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं गिरा है। शहर विभाग में कास्टिज्म खत्म हुआ है, गांव में अभी भी है। और इसीलिए हमने 6 साल के बाद इंडियन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को आज 7वां साल लगा है। 6 साल के बाद हम सोचे अगर हमको परिवर्तन लाना है तो हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। जहाँ की जाति को खत्म करना है तो हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत लोगों ने कहा कि ये नाम ढूंढो, वो नाम सोचो, वो नाम सोचो, लेकिन हमारा कहना है कि बाबा साहब का सच्चा भक्त या बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वही है जो बाबा साहब ने दिए हुए संगठनों को, संकल्पनाओं को बड़ा करने के लिए अपना जीवन देता है। टैक्सी का खर्चा नियर अबाउट 700-800 रुपये रोज़ होता है। यानी कि कम से कम वो 21,000 रुपये टैक्सी का पे करते हैं, 8-9 हज़ार रुपये घर का पे करते हैं, 30,000 रुपये वो पे करते हैं। इससे बाहर निकलने के हमने सोचा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। तब मैं भारी बोझ वहाँ से बाहर निकला और इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संगठन खोली। हमारे बहुत छोटे उद्देश्य है इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। जो भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले संगठन है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, उन सारे कार्यकर्ताओं एक साथ लाना, उनके प्रॉब्लम सुनना, उनके स्कूल खोलना, हॉस्पिटल चालू करना, बैंकिंग क्षेत्र में उनके लिए कुछ मौके ढूंढना, उन्हें बिजनेस खड़े करके देना, ये हमारा उद्देश्य है। महिलाओं भी जो भी है, हर महिला मैं चाहता हूँ कि जूडो कराटे सीखे, उनको स्व संरक्षण का ट्रेनिंग दिया जाए ताकि कोई अन्याय करने के पहले उससे 4 बार सोचे। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक संकल्प है जिसे हम स्वावलंबी समाज कहते हैं। स्वावलंबी समाज का मतलब हमने ये निकाला है जिस समाज में खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ तक कि हमारे ट्रस्ट हो, इस समाज की जो भी ये चीज़ें लगती है, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, ट्रस्ट हो, जिनके भी उद्योग हो, ये समाज स्वावलंबी होता है। और जो समाज स्वावलंबी होता है वही समाज स्वाभिमानी होता है। जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ जाके SC ST OBC अपनी जात लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी उनका बेटा इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल में जाएगा तो फीस में सहूलत मिले। मगर हम चाहते कि पूरा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, जो भी भलाई बेटा किसी का भी हो, ब्राह्मण का हो, बौद्ध का हो, OBC का हो, SC ST का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, लेकिन वो विद्यार्थी राष्ट्र का होना चाहिए, ये हमारा कहना है। जब वो विद्यार्थी राष्ट्र का होगा तो राष्ट्र की जवाबदारी है उसके शिक्षा का पूरा खर्चा उठाना।
ये जिस दिन होगा उस दिन जात लिखना बंद हो जाएगा, तो जाति धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने पार्टी के जो 4-5 मुद्दे रखे हैं, एक तो शिक्षा मुफ्त देगी, जिस महानगर पालिका में हमारी सत्ता आएगी उस महानगर पालिका शिक्षा आप किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे, आपके पालने की फीस, आपके बच्चे की फीस महानगर पालिका पेड करेगी। दूसरा हमारा उद्देश्य है, आपके घर में कोई भी कैसा भी बीमार पड़े, किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले, उसका पूरा बिल महानगर पालिका पेड करेगी। आपके लाइट बिल से आजकल ऐसी हालत है कि घर के अंदर अगर फ्लैट के अंदर लाइट बिल आता है दरवाजे से नीचे, तो आदमी का दिल धड़क जाता है कि कितना बिल आता है। ऐसी उम्र कम होती जा रही है हमारी। ये बचाने के लिए उसका लाइट बिल भी हम पेड करेंगे, या तो पानी का बिल भी हम पेड करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। जिस संगठन जिस दिन हमारा जिस महानगर पालिका में सत्ता आएगी, ये हमारा उद्देश्य है। ये जानना चाहते हैं भाऊ आपसे कि समता सैनिक दल के साथ किस तरीके का काम हो रहा है, और समता सैनिक दल का तो उद्देश्य ही बाबा साहब का ये था कि समता सैनिक दल जहाँ होगा उसके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी। खैर समता सैनिक दल उस वक्त में एक ही गढ़ था, आज कई सारे टुकड़ों में समता सैनिक दल कार्यरत है। तो अभी जो आप बता रहे थे कि समता सैनिक दल के साथ काम, समता सैनिक दल ये पूरी तरह एक सामाजिक संगठन है, समाज का संगठन है, और समता सैनिक दल का अब आपके साथ कैसा काम रहेगा? वही सेम जो बाबा साहब ने सोचा था वही वैसे होगा, वो सामाजिक ही रहेगा, लेकिन आरपीआई को ज्वाइन रहेगा। तो समता सैनिक दल के बारे में लोगों की कंसेप्शन ये है कि समता सैनिक दल ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक संगठन है, जबकि ये सत्य नहीं है। बाबा साहब का विचार उससे बहुत ऊपर का था, और समता सैनिक दल का गठन ही इसलिए किया है समाज में सलोखा निर्माण करना, जाति विहीन समाज निर्माण करना, और जो यंगस्टर्स है उनको सही रास्ते पर जिंदगी गुजर बसर करने के लिए लगाना, ये समता सैनिक दल का उद्देश्य था। आप उसको समाज में किस तरह ले जाना चाहते हैं? जैसा कि हमने आरपीआई जो शुरू करना शुरू चाहा, तो अबौद्धिक लीडरशिप में हम आरपीआई चालू करने जा रहे हैं, नॉन बुद्धिस्ट लीडरशिप में आरपीआई दे रहे हैं। उसी तरह नॉन बुद्धिस्ट लीडरशिप में ही हम एससीडी लेके आने वाले हैं। सभ्य दल से मेरे बहुत सारे लोगों से बात हो चुकी है, चाहे वो नागपुर के सभ्य दल वाले हो, चाहे तेलंगाना के सभ्य दल वाले हो, जो भी है उससे मेरा बात हो चुका है, वो साथ में आने को तैयार है एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे समता सैनिक दल के जितने भी इस वक्त विभाग है वो सब एक साथ आएंगे? यस। तो ये अगर होता है इस पूरी संपूर्ण क्रांति, इसको अब हम संपूर्ण क्रांति कह सकते हैं, ये जो आप चाहते हैं, डोंट यू फील इट इज उटोपियन काइंड ऑफ फिलोसॉफी के सारे लोग एक साथ आ जाएंगे? ये उटोपियन नहीं लगता? कोशिश करने में क्या तकलीफ है, कोशिश तो कर सकते हैं, सारे लोगों ने हाँ तो बोला है, लेट्स सी। तो दूसरा ये है कि आपने काफ़ी वक्त पे लिखान किया है, बहुत सारे आपका समाज प्रबंधन पर लिखान हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा मैं बताइए। मैं से वही लिखता हूँ जो मैं करता हूँ। सोशल मीडिया पे हम जब भी कोई कार्यक्रम पर, जैसे किसी को घर दिया है, किसी को अन्याय के ऊपर जो उसको विजय प्राप्त किया है, किसी को उद्योग डाल के दिया है, तो वही मैं लिखता हूँ और वही डालता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य लिखने का कि बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फिर से सत्ता में आए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कभी बाबू शिरसाट फिल्में देखते हैं? बहुत कम देखता हूँ, कोई खास नाना पाटेकर के या जो सोशल फिल्म जैसी होती है वैसे कभी कभी देखता हूँ। तो ऐसी कोई फिल्म जो बहुत अच्छी लगी? ऐसी तो बहुत सारी फिल्म देखी, फिर भी जिससे काफ़ी इम्प्रेस हुए हो? प्रहार एक फिल्म थी, प्रहार, नाना पाटेकर। कहना तुम डर कर वापस भाग आए हो, बहुत खुश हो जाएगी कि एक नामर्द के साथ उसकी शादी हो रही है, और अपने माँ बाप से कहना उन्होंने एक सोल्जर को नहीं हिजड़े को पैदा किया है। जो विदाउट मेकअप मैन के अलावा की गई थी, और बहुत अच्छी लगी कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए, खुद से शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वही मैंने कहा होता कि लोग कहते थे, जब मैं संगठन शुरू किया, जब मैं कहा था कि स्वावलंबी समाज बनाएंगे, हमारे खुद के हॉस्पिटल, स्कूल, बिजनेस, बैंक, हमारे ट्रस्ट ये जब खोलने गए तो लोग हंस रहे थे, बोले पागल है, रिपब्लिकन मूवमेंट में ऐसा कुछ होता है। तो आज 6 साल के बाद मैं आपको बता दूँ, हमारे संगठन के द्वारा 2 प्राइवेट लिमिटेड स्कूल, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 2 पार्टनरशिप फर्म, एक नॉर्मल फर्म है, 2 स्कूल्स खोले हैं और 2 हॉस्पिटल भी चल गए थे। ये स्कूल्स कहाँ हैं? एक है बिहार में है और एक है महाराष्ट्र में, उमरखेड़ करके है गाँव, यवतमाल में, वहाँ पर है।
तो अब इस मुकाम पर आ गए हैं। अब यहाँ से आगे की सारी जो आपकी जो कार्य होंगे उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आपके आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हों उनके बारे में जो भी बातें हों हम अपने समाचार यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। आप हमें ज़रूर बुलाएं और हम ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहेंगे और लोगों तक ये जानकारी हमेशा हम मुहैया कराते रहेंगे। ये हम चाहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस चैनल के लिए आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ये थे आज के सितारे गजानन भाऊ सिरसाट। एक बात बता देते हैं कि ये जो इस वक्त गजानन भाऊ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आदित्य अपार्टमेंट्स के नाम से, ये कल्याण मुरबाड रोड पर वापसी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के साथ जोड़ रहे हैं। आप उसे भी ज़रूर देखें और उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा अगर लेना चाहते हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नंबर दे देंगे हम, और नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस चीज़ से आप लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए और समाज तक इसको पहुंचाइए। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी की संघर्ष के साथ साथ समाज के संघर्ष को लेकर चलता आ रहा है, उसकी कहानी आज हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।